बेईमानी नहीं करूँगी। आप लोग दोनों बताइए, क्योंकि आप सारे कार्यक्रम आपके ऊपर आता है कि या तो तुमने नरकटिक तो कैसे देर हो गई कि क्या करूँ यार, मैं फंस गया यार, है ना। तो मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछ रही हूँ कि आप हमने आपको 1 घंटा मांगा था, लेकिन हमने बहुत एहसान समझा कि आधा घंटा में मिला तो बहुत है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि होगा ही नहीं, तो आधा घंटा मिला तो उसमें हम बहुत खुश हो गए। लेकिन अब हमें थोड़ी सी लालच आधा घंटा सुन के और आ गई कि अगर आप हमें इजाज़त देंगे तो हम 40 मिनट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे, अगर आपका अगला कार्यक्रम आधे घंटे बाद है तो हम नहीं, अगर मैं एक बार कह दूंगी तो आधा घंटा ही करूंगी, उसमें मैं बेईमानी नहीं करूंगी। अच्छा, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत जी। गोपाल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप 40 मिनट बोल के फिर उधर देख रहे थे, डांट तो नहीं पड़ेगी। नहीं, मुझे कहने लगे 40 मिनट इज फाइन। हाँ जनाब, सो वी स्टार्ट क्विकली ताकि भूमिका ज़्यादा, आप बहुत किनारे हैं, थोड़े से इधर हो जाए, सीढ़ी पे ही रहे, बेशक दूर रहे कोई बात नहीं, मगर इधर हो जाए तो आपको दिखाई देगा। हाँ, हम लोगों ने अपना तरीका ये रखा है, आपको थोड़ा बता दूं ताकि आप लोग ज़्यादा उसका लुत्फ ले सकें। पहला नाटक जो लिखा है, सारे नाटक मेरे लिखे हुए हैं, पहला नाटक है और मैं ऐसा कर रही हूँ कि हर नाटक का पहले आपको 2-3 मिनट में कौन सा नाटक है, क्या है, और ये जो अंश पढ़ा जा रहा है उस अंश में क्या कहा जा रहा है, कौन लोग कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ताकि आप समझ सकें और आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या चल रहा है। ये बात समझ में आ गई सबकी? है? तो पहला नाटक जो हमने चुना है उसका नाम है ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट। पहला नाटक जो हम करने जा रहे हैं आपके साथ। इससे पहले परिचय करा दूं आपका, ये मेरे 4 बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं जो उधर बैठी हैं। उनका नाम है नेहा शेख, उसके बाद है देवेश, ये आपके राजस्थान के ही हैं और जयपुर निवासी हैं। कहाँ के आप बताइए? जयपुर से। हाँ, जयपुर से हैं, मगर मेरे पास 7-8 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद बैठे हैं मिथिलेश, बिहार से हैं और 8-10 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पांडे जी, ये मानव पांडे हैं, ये देहरादून से हैं और ये भी 7-8 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, रंगमंच के लिए बहुत कर्मठता से और बहुत ही जी जान से लगे हुए, बिल्कुल एकजुट होके। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रंगमंच बम्बई में आसान है और हम लोग बहुत कुछ ऐसी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं रंगमंच में क्योंकि हम बम्बई में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिस नाव में आप लोग हैं, जितने कलाकार, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो तस्वीरें बनाते हो, चाहे वो कविता करते हो, चाहे वो नृत्य करते हो, चाहे वो सितार बजाते हो, जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा। इसलिए मैं क्षमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता। हम सब जानते हैं कि हम सब किन तकलीफों पर, किन हालात में हैं, तो हम सब भी आप ही की तरह हैं, आपकी तरह उसी नाव में सवार हैं और अपने अपने मसलों से, अपने मुल्क के लिए, अपने सामाजिक जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी सोशल इश्यूज हैं, सारे हमारे प्लेस, सारे हम हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते। एंटरटेनमेंट होता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना, पैसा आए, पैसा सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं काम इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। उसके साथ पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, पर नहीं आए तो कोई बात नहीं। काम की अहमियत और काम की थीमेटिक कामयाबी वो सबसे ज़रूरी है। आए वैसे तो बहुत अच्छा। जी हाँ, तो पहला हमारा जो नाटक हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो, उसका नाम है ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट। उसमें ये आसाम में बेस्ड है, मिलिट्री के ऊपर बेस्ड है और एक्सट्रीमिस्ट जो आतंकवादी वहाँ अल्फा वाले हैं उनके बीच।
ये हमारी मिलिट्री के एक बटालियन में फैसला होता है कि एक खास जगह पे जहां उल्फा वालों के हथियारों का गोदाम है वहां वो हमला करेंगे। उन लोगों को जासूसी की वजह से हमारा जो मिशन है उसका नाम है ऑपरेशन क्लाउडबर्स्ट, उसके बारे में उन्हें पहले पता चल जाता है। तो जब ये हमला करने जाते हैं तो वो फुली प्रिपेयर्ड हैं, उनको मालूम है और वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इतनी बुरी तरह हमारी इंडियन आर्मी को मारते हैं कि मुश्किल से शायद 30-40 लोग बचते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। रात का वक्त है, ये लोग अलग अलग डायरेक्शंस में पहाड़ पे भागते हैं और भागते भागते भी कई लोग वाटरफॉल्स में, कहीं झरनों में इधर उधर छूटते जाते हैं, गिरते जाते हैं। आखिर में सिर्फ 6 लोग हैं और सुबह होनी शुरू हो जाती है और ये लोग एक पहाड़ में फंसे हुए हैं जो बच गए। उसमें से एक के पाँव में गोली लग चुकी हो तो वो घायल है। इसमें से एक मेजर है, मेजर गायकवाड़ जो मिथिलेश करेंगे, हसनैन कैप्टन हसनैन है जो दिवेश करेंगे और कैप्टन कांग हैं जो आनव पांडे जी करेंगे। तो ये 3 ही लोग हैं अभी इस पीस में जो एक जगह पे फंसे हैं और इनका फैसला ये है कि ये दिन में नहीं निकले क्योंकि दिन में ये दिख जाएंगे, तो एक जगह छुपे हुए हैं ये लोग और इनकी वहां पे जो बातचीत हो रही है क्योंकि इनको वक्त गुजारना है, तो किस तरह से ये वहाँ 2-4 घंटे गुजारते हैं। फिर दोपहर के बाद से ये वहाँ से निकलते हैं और आखिर में एंड ऑफ द प्ले 6 में से सिर्फ 4 बचते, नहीं 3 बचते और 3 बच जाते हैं और 3 मर जाते। तो ये वो बातचीत है जो मिलिट्री में भी जिस तरह के कंफ्यूजन्स हैं, जो तकलीफें हैं, जो वो लोग परेशानी झेलते हैं, उसके बारे में है। तो ये शुरू होता है मेजर गायकवाड़, कैप्टन हसनैन जो अभी कैप्टन बने और कैप्टन का भाई साहब हाथ जोड़ के विनती कर दिया। हसनैन, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? सर वही है जो सूबेदार शरद की सुपोर्णा महबूबा का है, लाल सुर्ख। और मेजर साहब आपका? मेरा भी फेवरेट कलर किसी जमाने में रेड था। आप नहीं है सर? नो, नेवर। क्यों सर? इतना खून जो देख लिया है, चाहे दुश्मन के बदन से निकलते हुए, चाहे अपने साथियों के बदन से। एक वक्त था जब लाल रंग कितना खूबसूरत लगता था, उगते हुए सूरज का लाल रंग, रेशमा के उजले गोरे माथे पर सजा हुआ सिंदूर का लाल रंग, पांव में लगे हुए आलते का लाल रंग, हाथ में रची मेहंदी का लाल रंग। अब जैसे वो सब लाल रंग खून में बदल गए। जब पहली बार मैंने किसी को जान से मारा था, श्रीनगर में हम टेररिस्टों के एक जत्थे पर हमला करने गए थे। अचानक हमारे सामने 15-15, 16-16 साल के लड़के खड़े हो गए। जो लड़का सबसे आगे खड़ा था उसके हाथ में ग्रेनेड था, फिर भी वो डर के मारे थर-थर कांप रहा था, आंखों में मौत का भय था। पूरी तरह दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। मैंने देखा दहशत के मारे उसका पेशाब भी निकल गया था। मैं सोचने लगा कि इसे कैसे मारूं कि पीछे से ऑर्डर आया, शूट। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने गोली चला दी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्यों मारा। फिर मुझे ऑर्डर मिला कि उसे चेक करो, कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं। मैंने आगे बढ़कर उसके खून से लथपथ लाश को चेक किया। उसका खून मेरे हाथों में, मेरी आस्तीनों पर सब जगह लग गया। इतनी रातों को मैं सो नहीं सका था। अंधेरे में उसकी आंखें नजर आती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं धड़ से गोली चला देता हूं, बल्कि अब तो मुझे मारने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि समझ में आ गया है, मारो नहीं तो मार दिए जाओगे।
इसीलिए लाल रंग से नफरत हो गई है अब मुझे। ठीक कहा है सर आपने। दुश्मनों से लड़ना तो एक बात है और अपने ही देशवासियों से लड़ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर। छोटे छोटे बच्चे टेररिस्ट बन जाते हैं और हमें उनको शूट करने का ऑर्डर मिल जाता है। पूरी आर्मी की ट्रेनिंग, बहादुरी के इरादे वो इस पे आके खत्म हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को भून दें। और अब तो यहां तक ऑर्डर आ जाते हैं कि अगर आतंकवादी सिविलियन के साथ है तो भी मारो। सिविलियन मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ऑर्डर्स भी होते हैं सर। ब्लू स्टार ऑपरेशन, कितने सिविलियंस थे वहां। लेकिन वहां तो जिस तरह के मैं मानता हूं सर, पर क्या किसी भी तरह उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं, ऑर्डर हो गया कि दरबार साहब पर अटैक कर दो। अंदर कितनी फायरिंग हुई और उस हुसैन खान का नतीजा सब जानते हैं। और उसके बाद 84 के दंगे, क्या क्या जुर्म नहीं हुए सर। कितने सारे सवाल जिनके जवाब नहीं मिल पाते, और जिन सवालों को अपने जवाब नहीं मिलते वो फिर हाथों में बंदूक उठा के जवाब ढूंढने निकलते हैं। व्हाट रबिश! तुम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि पूरी दुनिया जो आज इस आतंकवाद के कगार पर खड़ी है वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही। आर्मी में रहकर तुम ऐसी बातें करते हो। आई एम शॉक्ड। सॉरी सर, लेकिन आर्मी में है तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक जान की कीमत जानते हैं। हम खुद सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। दूसरों की जान बचाने के लिए हम अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। सिर्फ आर्मी में है इसलिए हमसे ये सवाल पूछने का अधिकार क्यों छिन जाता है? कि आज विश्व के एक दो बड़े राष्ट्र पूरे विश्व को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या यूनाइटेड नेशन कभी अमेरिका से ये पूछने की हिम्मत कर सकता है कि उसने विश्व की शांति को कितना नुकसान पहुंचाया है? मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस पूरे देश की सुरक्षा को छिन्न भिन्न क्यों कर देते हैं? आज पूरी दुनिया में ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं? क्यों इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? हर देश में आतंकवाद सर क्यों उठा है सर? बिल्कुल ठीक कह रहा है एक्सीलेंस सर। जिससे हम सहमत हो वो क्रांति हो जाती है, नहीं तो आतंकवाद, विद्रोह हो जाता है। भगत सिंह क्रांतिकारी थे भारतीयों की नजर में, और अंग्रेजों ने उस वक्त उनको आतंकवादी कहा था, खूनी कहा था। आज जब एक बच्चा बंदूक उठाता है तो उसको शूट कर देना मेरी ड्यूटी है, पर उस बच्चे ने बंदूक क्यों उठाई इसको समझना मेरा काम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आर्मी में हूं। What am I? A time killing machine? आखिर आर्मी वालों का भी एक दिल होता है, सोचने समझने वाला दिमाग होता है। या हम लोग सिर्फ पपेट्स हैं, या फिर जस्ट हुकुम के गुलाम? कैप्टन का लेफ्टिनेंट हसनैन, मैं आपकी बातें सुनकर शॉक्ड ही नहीं बल्कि हार्ट हूं। सॉरी सर, हम आपको अपसेट नहीं करना चाहते थे सर। इट्स ओके माय बॉयज। वैसे तुम लोगों की बातें भी गलत नहीं है, लेकिन एक बात मैं भी तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि ना तो तुम सिर्फ एक किलिंग मशीन हो और न ही हुकुम के गुलाम। तुम भारत की सेना की एक जरूरी इकाई हो, और याद रहे कि भारतीय सेना विश्व की सबसे दूसरी बड़ी सेना है। तुम लोग 3 साल एनडीए करते हो और फिर आईएमए। पूरे 4 साल के बाद भारतीय सेना तुम्हें इस वर्दी के योग्य समझ